नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जोसेफ स्टेलिन ने 1953 तक रूल किया था, जबकि अगर हम मिखाइल गोर्बाचेव की बात करें सो ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985। तो आप देख सकते हैं कि 1953 और 1985 के बीच में और भी कुछ लीडर्स आए होंगे, बट दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड। ठीक है, अब हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट बन जाता है? सो माइखेल गोर्बाचेव इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो पर्सन थे जिन्होंने फाइनली सोवियत यूनियन के अंदर कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, अब इन्हें ये तो पता था कि भाई रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजिकली भी इनसे ज़्यादा आगे निकल रहा है, इंफॉर्मेशन के मामले में भी आगे निकल रहा है। सो इन ऑर्डर टू कीप अ पेस विद द वेस्टर्न वर्ल्ड दे हैव टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इन द सिस्टम। हाउएवर इन्हें खुद नहीं पता था कि जो गोर्बाचेव के डिसीजंस हैं टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटाइज। अब देखो दो चीज़ थी, पहला तो ये था कि यूएसएसआर कभी भी यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं करके रख रहा था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। यूएसएसआर यूएसए को अपना दुश्मन समझ रहा था, बट इट वाज माइखेल गोर्बाचेव जिन्होंने सोचा कि नहीं भाई, अगर हमें टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस करना है, हमें इंफॉर्मेशन के मामले में आगे निकलना है, तो कहीं ना कहीं हमें यूएसए के साथ एक फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, हमें यूएसए के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, तभी तो टेक्नोलॉजी इंटरचेंज हो पाएगी ना, एक्सचेंज हो पाएगी। तो इन्होंने क्या करा, यूएस के साथ यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उसके साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश करी टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द वेस्ट एंड ऑल्सो। अब क्योंकि इन्हें पता था कि मेरी कंट्री के ही लोग अगर मेरे खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे सो दैट विल ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, तो इन्होंने क्या करा, डेमोक्रेसी को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। मतलब कंप्लीट डेमोक्रेसी तो नहीं बोल सकते, बट समहाउ ही ट्राइड टू डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन। तो हम यही चीज़ के बारे में बात करेंगे कि इन्हें खुद नहीं पता था कि जो ये अच्छा काम करने वाले हैं उसका कुछ और ही इफेक्ट हो जाएगा। इनके जो स्टेप्स थे वो काफ़ी प्रोग्रेसिव थे। ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो टू इनिशिएट फ्रेंडली रिलेशंस विद द वेस्ट, बट ही डिडंट हैव एनी आइडिया कि भाई इसका क्या अंजाम होगा आगे चल के, इन्होंने सोचा भी नहीं था। The people in the East European country which were part of the Soviet bloc started to protest against their own governments and Soviet control। अब आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे, जो सोवियत ब्लॉक का पार्ट थे, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ क्या करना स्टार्ट कर दिया था, एक तरीके से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब क्यों करेंगे वो प्रोटेस्ट? जाहिर सी बात है भाई, अगर ये आपका रशिया है और ये आपकी सारी ईस्टर्न ब्लॉक वाली कंट्रीज हैं। अभी हम लोगों ने क्या बताया कि ऑल दो पेपर्स में लिखा था कि 15 रिपब्लिक्स मिलकर यूएसएसआर बनाती हैं, बट यहाँ पे डिसीजन कौन ले रहा था? यूएस, रशिया ले रहा था सारे डिसीजन। इनको तो कोई पावर ही नहीं मिली हुई थी। इन्होंने बोला कि हमें अपने कल्चरल अफेयर हैंडल करने के लिए राइट दे दो, तो रशिया ने वो भी नहीं दिए। तो डेफिनेट सी बात है भाई, जब इनकी बात ही नहीं मानी जा रही, इनको नेग्लेक्ट कर रहे हो आप इनके ऊपर डोमिनेंट होके सारे एक्शंस ले रहे हो, तो ये सब भी तो प्रोटेस्ट करेंगे ना कभी। तो वही चीज़ देखने को मिली। जितनी भी ईस्ट यूरोपियन वाली कंट्रीज थी जो सोवियत के एक हिस्सा थी, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सोवियत सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अनलाइक इन द पास्ट, द सोवियत यूनियन under Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed one after another। देखो अब से पहले क्या होता था, ऐसा नहीं था कि इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सोवियत सिस्टम। ऐसा नहीं था कि पहली बार लोग बाग रिवोल्ट कर रहे थे। इससे पहले भी जो 15 रिपब्लिक्स थी उन्होंने कई बार सोवियत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश तो करी थी, बट द लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन दे वर टू हार्श। वो बहुत ज़्यादा हार्श थे। ठीक है, और उन्होंने वो लोग क्या करते थे, जैसे ही कोई लोगों का रिवोल्ट या कोई प्रोटेस्ट के बारे में कुछ पता चलता था तो वो सिंपल जाके इंटरवीन करते थे और उन लोगों को हार्श पनिशमेंट दिया करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से कभी प्रोटेस्ट अपनी अपनी हाइट को पकड़ ही नहीं पाता था। बट गोर्बाचेव ने क्या करा, जब लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते तो ही डिडंट इंटरवीन, उन्होंने कोई दखल अंदाजी नहीं की, और इसी की वजह से जो कम्युनिस्ट रिजीम थे वो एक के बाद एक कोलैप्स होते गए। क्योंकि जब कोई प्रोटेस्ट इमर्ज हो रहा है और आप उसको रोकेंगे नहीं, कोई प्रोटेस्ट अगर इमर्ज हो रहा है आप उसको रोकेंगे नहीं, तो प्रोटेस्ट तो फिर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर आपको तो नुकसान है एंड में चल के। ठीक है, तो गोर्बाचेव ने प्रोटेस्ट में कोई भी इंटरवीन नहीं किया, इनफैक्ट उसने थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच रखा लोगों के खिलाफ। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration।
Gorbachev initiated the policies of the economic and political reform and democratization within the country. The reforms were opposed by the leaders within the Communist Party. अब देखो सिंपल सी बात है, गॉर्बाचेव जो था वो लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहता था, मतलब कि अब वो डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, वो लोगों की बातों को सुनना चाह रहा है, लोगों के प्रोटेस्ट को भी दबा नहीं रहा है वो, ठीक है। तो गॉर्बाचेव कहीं ना कहीं लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को थोड़ी थोड़ी आज़ादी देने की कोशिश करता है। बट जो पार्टी के अपने मेंबर हैं, जो सोवियत मेंबर हैं, अब वो तो ये चीज़ सहन नहीं कर पाएंगे ना। सोवियत मेंबर को क्या लगेगा कि भाई ये गॉर्बाचेव तो क्या हो रहा है, लोगों का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो गॉर्बाचेव बेचारा इधर से भी फंस गया, और जो पीपल थे, जो नॉर्मल लोग थे, वो भी फंस गए। यानी कि अब आप बोलेंगे कि भाई लोग क्यों गुस्से में थे गॉर्बाचेव से, गॉर्बाचेव तो लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो लोग कह रहे थे कि गॉर्बाचेव चाहे तो जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकता है, गॉर्बाचेव चाहे तो लोगों की भलाई के लिए डेमोक्रेसी को जल्दी से स्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है, सब कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर सकता है। बट गॉर्बाचेव अकेला थोड़ी डिसीजन ले सकता है, गॉर्बाचेव को तो सोवियत मेंबर से सारी बातें करनी पड़ेंगी, सब डिस्कस करना पड़ेगा। सोवियत मेंबर का कहना था कि भाई गॉर्बाचेव लोगों का सपोर्ट कर रहा है, लोग कह रहे थे कि ये जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहे, जल्दी डेमोक्रेसी नहीं ला रहे, जल्दी कोई रिफॉर्म नहीं ला रहे, ठीक है। तो वही सब के बीच में गॉर्बाचेव बेचारा बुरी तरीके से फंस गया, ठीक है। गॉर्बाचेव ने थोड़ी बहुत पॉलिसीज को इनिशिएट किया था, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी थी, डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश करी थी, बट ये जितने भी रिफॉर्म्स थे दीज वर अपोज बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी के अपने लोग थे उन्होंने ये सारे रिफॉर्म्स को क्या करा, अपोज किया, ठीक है। A coup take place in 1991 that was encouraged by the Communist Party hardliners। अब जो लोग पार्टी के बिल्कुल हार्डलाइनर्स थे, मतलब वो लोग कोई रिफॉर्म्स चाहते ही नहीं थे, वो चाहते थे कि सोवियत यूनियन स्ट्रांगली लोगों को सप्रेस कर दे, तो ऐसे लोगों ने क्या करा, मिलिट्री कू कर दी। मिलिट्री कू का मतलब क्या होता है कि सरकार को अपनी पावर से हटाकर जो लीडर है उसको हटाकर जो मिलिट्री का लीडर है उसको रूलर बनाते हैं, ठीक है। सो कू एक होती है 1991 में, जिसमें गॉर्बाचेव को उसकी पावर से हटा दिया जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो पार्टी के हार्ड लाइनर्स थे वो अल्टीमेटली पावर में आ जाते हैं। अब क्योंकि आपने देखा कि गॉर्बाचेव ने थोड़े बहुत इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, इनिशिएट कर दिए थे। अब जब दोबारा से मिलिट्री आ गई, जो हार्ड लाइनर्स थे वो तो ये सारे रिफॉर्म्स को वापस से चेंज कर देंगे, ठीक है। बट लोगों ने अब क्या कर लिया, लोगों ने फ्रीडम को टेस्ट कर लिया। अब उनको पता चल गया कि भाई हाउ दिस डेमोक्रेसी फील्स लाइक, ठीक है। तो अब वो दोबारा से उस ओल्ड स्टाइल रूल में नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी अब तक रूल करती आ रही थी, अब क्योंकि मिलिट्री आ गई है तो वो दोबारा से वही अपना पुराना सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट कर देगी। जो गॉर्बाचेव ने रिफॉर्म्स लेकर आए उनको तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट लोगों ने तो फ्रीडम टेस्ट कर ली, अब लोगों को पुराना सिस्टम नहीं चाहिए। तो इसी वजह से सारे में क्या हो गया, अब हर जगह ऑपोजिशन स्टार्ट हो गया। अब लोगों के बीच में से एक बहुत ही बड़ा एक लीडर निकल के आया जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन। अब ये जो था ये रशियन रिवॉल्यूशन, मतलब जो रशिया के अंदर जो लोग थे वहां पर उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, किसके खिलाफ, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके खिलाफ। तो वहां पे एक नेशनल हीरो की तरह निकल के आया, बिकॉज ही वाज बेसिकली अपोजिंग दिस एंटायर कू। ये जो मिलिट्री कू किया था कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने, इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, और लीड कौन कर रहा था उसको, बोरिस येल्सिन। The Russian Republic where Yeltsin won a popular election began to shake off centralized control। फिर फाइनली रशिया के अंदर एक इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में जाहिर सी बात है कौन जीतेगा, कम्युनिस्ट पार्टी तो बिल्कुल नहीं जीतेगी, जिसको लोग सपोर्ट करेंगे वही जीतेगा। सो येल्सिन वन द पॉपुलर इलेक्शन, एंड उसके बाद जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था उसको बिल्कुल हिला दिया। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब अब तक जो पावर एक सेंटर में थी, किसके पास, सोवियत के पास, जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके पास, अब उसको किसने हिला के रख दिया, तो उसको येल्सिन ने हिलाकर रख दिया। Power began to shift from the Soviet center to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as the sovereign states। अब जो पावर थी वो कहाँ से कहाँ जा रही है, अभी तक जो पावर थी वो सारी की सारी रशिया में कंसंट्रेटेड थी, बट अब जो पावर है वो कहाँ जा रही है, यूरोपियन स्टेट्स की तरफ मूव ऑन कर रही है, ठीक है। और ये सारे जो यूरोपियन स्टेट्स हैं अब ये खुद को क्या मान रहे हैं, ये खुद को सॉवरेन स्टेट्स मान रहे हैं। सॉवरेन स्टेट का मतलब कि भाई हम किसी सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम सॉवरेन है, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, हम हमारे अंदर कोई दूसरी कंट्री जो है वो इंटरवीन ना करे अब, ठीक है। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन।
अब आप देखेंगे मैप में आपको भी दिखाती हूँ, जो सोवियत यूनियन है उसमें यहाँ पे कुछ आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं और कुछ मैंने बताया था यहाँ पे आपको सेंट्रल एशिया की भी कुछ 4-5 कंट्रीज हैं वो भी हैं। तो यूरोपियन वाले तो थोड़े एजुकेटेड थे, तो डिमांडेड क्या किया उन्होंने, दे डिमांडेड कि हमें तो बिल्कुल अब ये जो सोवियत ब्लॉक है इससे खुद को क्या करना है, अलग करना है। लेकिन जो सेंट्रल एशिया वाले थे इन्होंने एज सच क्या क्या नहीं मांगा, इन्होंने इंडिपेंडेंस नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि भाई इनकी कंडीशन ऐसी थी नहीं कि ये अलग हो जाएं। ठीक है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं, इनके पास कोई पैसा नहीं, कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, तो ये लोग अलग होके भी क्या करेंगे। तो इन्होंने तो फ्रीडम नहीं मांगी, बट दे सेड कि हम तो सोवियत फेडरेशन के साथ ही रहना ठीक समझते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक मैप ही दिखा देती हूँ सोवियत यूनियन का, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। ओके, ये देखिए एक बार, यहाँ पर यू कैन सी दैट दिस इज योर रशिया, ये पूरा आपका रशिया है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा आपका ब्लू पार्ट जो है दिस इज योर रशिया, एंड ये जो पूरा का पूरा आपका मैप है ये आपका सोवियत यूनियन को दिखाता है। एंड इसके अंदर आपकी यूरोपियन जो मैं स्टेट्स की बात कर रही हूँ, सो दीज आर योर बेलारस, यूक्रेन, और ये जितनी भी हैं आपकी मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब आपकी क्या है, सोवियत यूनियन का पार्ट है। ठीक है, जॉर्जिया, अजरबैजान, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें तो दीज आर द सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो किसका पार्ट थी, सोवियत का पार्ट थी। जैसे कि आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका सोवियत यूनियन है। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट वाज द सोवियत यूनियन। अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। ओके, सो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि सोवियत यूनियन में एक्चुअल में कौन कौन सी स्टेट्स आपकी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले आपकी रशिया, रशिया के बाद ये कुछ आपकी ईस्टर्न यूरोपियन, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ सेंट्रल एशियन, इसमें कजाकिस्तान इज ऑल्सो इंक्लूडेड। कजाकिस्तान भी आपकी किसका पार्ट था, सेंट्रल सॉरी सोवियत यूनियन का ही पार्ट था। ऑल्दो ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, बट ये उस टाइम पे क्या थी, सोवियत का ही पार्ट थी। ठीक है, अब आपको थोड़ा मैप से आइडिया हो गया होगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, सो इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ द येल्सिन, अब क्योंकि येल्सिन जीत चुका है वहां पे एक इलेक्शन में, ठीक है, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस, तीन मेजर रिपब्लिक्स जो थे यूएसएसआर के, उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग अपने आप को सोवियत यूनियन से डिसबैंड कर रहे हैं। डिसबैंड मतलब सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर एकदम से टूट गया, एकदम नहीं टूटा कुछ भी। तो इनिशियली रशिया, और यहाँ पर यूक्रेन, और एक और आपका है बेलारस, ये तीन कंट्रीज थी जिन्होंने खुद को क्या कर लिया कि हम तो भाई यूएसए से खुद को अलग करना चाहते हैं, खुद को डिसबैंड करना चाहते हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैन, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की, इसको बैन कर दिया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, और इन तीनों कंट्री ने जो खुद को अपने आप अलग किया था, इन्होंने क्या अप्लाई, क्या अडॉप्ट कर लिया, सो इन्होंने वही चीज को अडॉप्ट करा जो वेस्टर्न वर्ल्ड में चलती थी, जैसे कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। ठीक है, ये जो तीनों कंट्रीज थी जो अलग हुई थी यूएसएसआर से, इन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर सीआईएस। ठीक है, अब जब ये तीन कंट्री अचानक से अलग हो गई, तो दूसरे वाले जो रिपब्लिक थे इनके लिए तो एकदम से शॉक वाली बात हो गई, स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वन। स्पेशली जो सेंट्रल एशिया वाली है, हमने देखी थी मैप में, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इन सब के लिए तो बहुत बड़ा झटका था कि भाई तीन कंट्रीज कैसे एकदम से अलग हो गई। The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS. अब ये जो एक्सक्लूजन था इन रिपब्लिक्स का, एक्सक्लूजन मतलब जो इनको बाहर निकाल दिया था एकदम से पूरे यूएसएसआर से, तो उन्होंने उसका सोल्यूशन कैसे निकाला, इन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारी बात सुनते नहीं तो हम खुद को अलग ही कर लेते हैं। ठीक है, रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, और अब रशिया ने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब जो रशिया है वो क्या है, सोवियत यूनियन का सक्सेसर है। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज योर यूएन, यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन की आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, इकोसॉक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं,
उनमें से 5 परमानेंट मेंबर में से आपका पहले क्या था, यूएसएसआर आपका एक परमानेंट मेंबर था, बट अब यूएसएसआर तो टूट गया, अब यूएसएसआर में 15 कंट्रीज आती है, बट जो स्टेट ये जो सिक्योरिटी काउंसिल थी इसके अंदर जो परमानेंट सीट थी वो किसको मिली, रशिया को मिली। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आप पूछे कि हु वाज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, तो रशिया वाज द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी मिल गई। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन ने जितनी भी ट्रीटी, जितना भी सब कुछ साइन किया हुआ था, वो अब किसने एक्सेप्ट कर लिया था, रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि अब तो रशिया ही उसकी सक्सेसर है। तो जो भी सोवियत यूनियन ने ट्रीटी वगैरह साइन की थी, अब वो ट्रीटी वगैरह किस पे अप्लाई होती है, रशिया पे अप्लाई होती है। It took over as only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. The old Soviet Union was thus dead and buried. अब देखिए, सोवियत यूनियन जो था, सोवियत यूनियन उसके पास क्या था, न्यूक्लियर पावर थी। ठीक है, न्यूक्लियर पावर थी, बट अब क्योंकि जो यूएसएसआर है या जो सोवियत यूनियन वो तो टूट गया, तो ये जो न्यूक्लियर पावर है ये किसके पास जाएगी, जाहिर सी बात है उसके सक्सेसर के पास जाएगी। सक्सेसर कौन है, रशिया। ये तो नहीं ना कि वो लोग उज्बेकिस्तान को न्यूक्लियर पावर दे देंगे या किसी को भी दे देंगे, नहीं, जो सक्सेसर है उसको ही तो देंगे। तो रशिया क्या बन गया फिर, न्यूक्लियर पावर बन गया, इकलौता ऐसा न्यूक्लियर पावर बन गया पोस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, एंड कई हद तक इसने न्यूक्लियर डिसआर्मेंट मेजर्स भी लिए। न्यूक्लियर डिसआर्मेंट मेजर का मतलब होता है कि न्यूक्लियर पावर को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, यानी कि आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर टू बेहद खतरनाक तरीके से एंड हुआ था। न्यूक्लियर अटैक किया था यूएसए ने जापान के ऊपर। इस अटैक के बाद पूरे वर्ल्ड को ये चीज़ रियलाइज हो गई थी कि भाई न्यूक्लियर पावर अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर एक कंट्री यूज़ करेगी तो दूसरी कंट्री भी यूज़ करेगी और अल्टीमेटली पूरा वर्ल्ड ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको हम बोलते हैं नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर को नहीं रखेगी, उसको नहीं बनाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं बनाएगी, और उसका अगर है तो उसको यूज़ नहीं करेगी। ठीक है, डिसार्म का मतलब होता है अगर है भी तो उसको डिसार्म कर दो, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है,